नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। महाचुनाव, महाराष्ट्र का महासंग्राम और एक महाजीत की और अग्रसर एनडीए महायुति। लगातार सीटें बढ़ती जा रही हैं, रुझान आते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। हालांकि झारखंड की अगर बात करें तो वहां अभी 50-50 का मामला है। जेएमएम के लिए खुशी की बात है क्योंकि अभी वो आगे चल रहे हैं। अगर मैं बात कर लूं आंकड़ों की तो महायुति महाराष्ट्र में 221 पर आगे चल रही है, वही अगाड़ी जो है वो 55 सीटों पर। और अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर 29 सीटों पर एनडीए है, 50 पर इंडिया गठबंधन है। यूपी उपचुनाव की बात करें तो 6 पर एनडीए है और 3 पर इंडिया। तो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है अब तक का। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम की मशीनें खुलती जा रही हैं, पिटारा खुलता जा रहा, उसमें से जिन निकलता जा रहा है। लेकिन वो जिन महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, महायुति के लिए खुशखबरी ला रहा है, तो झारखंड में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए खुशखबरी लेके आ रहा है। मेरे साथ तबरेज अहमद जुड़े हुए हैं, एनसीपी अजीत गुट से। आपका स्वागत है तबरेज एक बार फिर से। और वही पॉलिटिकल एक्सपर्ट दीप्ति सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं। सीधा बगैर वक्त गवाए दीप्ति के पास चलेंगे। दीप्ति, क्या कहेंगे? क्या एग्जिट पोल जो कहानी कह रहे थे वही एग्जैक्ट हो रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा ही होना था, या कुछ और संभावनाएं थी? देखिए, जब इलेक्शन के शुरुआती समय की बात करें तो उस समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की जो महायुति है कुछ कर गुजरेगी, कुछ कर कारनामा होगा। और अच्छा। जो रुझान दिख रहे हैं वो भी ऐसा ही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी बम्पर जीत की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रही है, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है। तो बहुत उल्टा इसका रिजल्ट हम लोगों को फाइनल देखने को मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बढ़त जो है बीजेपी की और महायुति की बहुत ज़्यादा आगे है। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल क्लीन स्वाइप चल रहा है और अभी 50 के आसपास की सीटों पे कांग्रेस चल रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसा देख रहे थे, जैसा सोच रहे थे, जब इन लोगों के वहाँ पे सभाएं चल रही थी, महासभा हो रही थी और इलेक्शन के जितने चुनावी प्रचार प्रसार के समय जो ताकत दिख रही थी वो, और अभी से ही देखिए जीत की खुशियां मनने लग गई हैं बीजेपी कार्यालय में, वो भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जैसा लग रहा था वैसा ही है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हाँ, इतनी ज़्यादा बढ़त की उम्मीद मुझे लगता है बहुतों को नहीं रही होगी, मुझे भी नहीं थी। लेकिन अभी जो दिख रहा है डिफरेंसेस दोनों दलों में, युतियों में, एनडीए में और महायुति में काफ़ी सारा फ़र्क है। और ये फ़र्क बहुत ज़्यादा पटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, ये रह जाएगा फाइनल जीत तक में भी रिजल्ट। अभी कह रहे हैं कि जो मार्जिन का जो खाई है वो बहुत बड़ी है, वो इतनी आसानी से पटेगी नहीं। लेकिन जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, दिन चढ़ता गया, सबसे पहले बैटिंग करने आए संजय राउत, और संजय राउत ने पहली गेंद पे मारा छक्का। ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये जनता का मत नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। संजय राउत की एक बाइट भी आपको सुना देते हैं और वापस मैं आऊंगा कि आखिर संजय राउत परंपरागत तरीके से बोलते ही रहते हैं या अब जो नतीजे आ रहे हैं खासतौर से उसके मद्देनजर उन्होंने ये बाइट दी। आप भी सुनिए, लौटूंगा फिर। उस वक्त हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है? अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में
सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। तो जिस तरीके से संजय राउत ने बैटिंग करी, बिल्कुल चिरपरिचित अंदाज में, बिल्कुल हताश नजर आ रहे हैं। और आप इस वक्त बड़ी खबर एक बार देख लेते हैं। कुंदरकी सीट से बीजेपी जो है वो चल रही है आगे, वहीं 12वें राउंड में रामवीर सिंह ठाकुर आगे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज एक के बाद एक लगातार कुंदरकी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह की जीत लगभग तय। 12वें राउंड में रामवीर सिंह ठाकुर तकरीबन जीत की तरफ अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। मैं इसी सीट का जिक्र कर रहा था जो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन बीजेपी ने बड़ी बढ़िया रणनीति के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा किया और बाकी तमाम उम्मीदवार उसके सामने चित नजर आए। मैं दीप्ति के पास वापस लौटूंगा। दीप्ति, क्या कहेंगे? संजय राउत को आपने सुना, संजय राउत लगातार आमने सामने होते रहे, मुखर होकर बात करते हैं, लेकिन आज चेहरे को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो हताशा, वो झुंझलाहट वो नजर आ रही है, गुस्सा नजर आ रहा है कि जिस बात की उम्मीद थी वो बात आखिरकार कैसे हो गई। जी देखिए, जब जो जीतता है वो तो रिलैक्स रहते हैं, वो खुशियां मना रहे थे, लेकिन जो हारते हैं या हार रहे होते हैं या उनको ऐसा लगता है कि देखिए संजय राउत कोई आज के खिलाड़ी तो है नहीं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने नेता हैं, पके हुए चावल हैं। इनको मालूम है कि सिचुएशन जो है ये बहुत ज्यादा फर्क आएगा नहीं फाइनल जीत में भी, और इन्होंने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि कुछ तो गड़बड़ है, मामला कुछ तो कहीं दाल में काला है। अब जब जहां जीत जाते हैं वहां ये बातें चुप हो जाते हैं, ये लोग इस तरीके की जो अपोजिशन की बातें होती है वैसे सुनाई नहीं देती। लेकिन शुरू से ही कांग्रेस का ये जुमला रहा है। और अभी एमबीए, क्योंकि अभी जो अपने महाराष्ट्र के जो इलेक्शन का जो अभी का जो प्रभाव दिख रहा है वो साफ पड़ रहा, इतना ज्यादा डिफरेंस के साथ भारी है एक तरफ की, अब दूसरी तरफ से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे या हजार बातें करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जीतने वाले दल के लोग हैं या जो उनके समर्थक हैं वो अभी से ही खुशियां मनाने लग गए हैं, सड़कों पे उतर आए हैं, पटाखे आतिशबाजी सब जलना शुरू हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि जो संजय राउत है इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इन पे तो आएगा ही आएगा। देखिए ये भी मानित नेता है और टॉप के रहे हैं लीडर, और इन्होंने भी काफी दिनों तक महाराष्ट्र में इनकी जो मौजूदगी रही है बहुत स्ट्रांग रही है। अभी जो अपने हार का कहीं ना कहीं कुछ रीजन तो देना है, तो शुरू से ही कहने लग गए, यानी आप समझिए ये साइकोलॉजिकली ये क्या कह रहे हैं, ये मान चुके हैं कि अंतिम रिजल्ट क्या आने वाला है, और यही वजह है कि वो कह रहे हैं मामला कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ दाल में काला है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इतना गड़बड़ हो जाएगा इतनी उम्मीद संजय राउत को भी नहीं थी, क्योंकि संजय राउत सही मायनों में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो है सारथी माने जाते हैं, लेकिन सारथी का जो रथ है, उसका जो पहिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने और महायुति ने जो है वो गड्ढे में फंसा दिया है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान दीप्ति नारे लगाए गए, लगातार योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने एक खास नारा दिया जो लगातार चर्चा में रहा, बटोगे तो कटोगे। लेकिन क्या लगता है कि वहां पर महायुति ना बटा और ना ही कटा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया कि एक रहोगे और सेफ रहोगे, तो क्या इन दोनों नारे को महाराष्ट्र की जनता ने हाथों हाथ लिया और संविधान बचाओ तमाम चीजें वो एक तरफ धरी की धरी रह गई? बहुत हद तक देखिए, महाराष्ट्रियन नॉन महाराष्ट्रियन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इस तरीके के जुमले रहे और काफी लोगों ने अपने अपने तरीके से वोट बटोरने की कोशिश की। वहां पे आप शरद पवार का देखिएगा तो उन्होंने भी काफी इमोशनल भाषण देते हुए लोगों से कहा कि मैं आखिरी बार अब इस बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आपका साथ आपका चाहिए, मुझे वोट चाहिए। जिस तरीके से ये सारी चीजें देखी गई, अब यही लग रहा है कि काम कुछ तो किया है, लोगों को समझ में आ तो रहा है। पहले भी देखिए जब बाल ठाकरे साहब थे उस समय भी हिंदू नॉन हिंदू की बड़ी बातें चलती थी, बाद में काफी चीजें बट गई, बिहारी नॉन बिहारी, महाराष्ट्रियन नॉन महाराष्ट्रियन में गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है
कि वोटों को इकट्ठे करने के लिए जो इन्होंने जुमले दिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का वहां पे शिरकत रहा, लोगों के बीच जो सभाएं की गई, वो जोड़ने का काम किया है। और मुझे लग रहा है ये कहीं जाकर महाराष्ट्र में एक नया चेहरा, नया सब कुछ देखने को मुझे मिलेगा, बहुत हम सबको मिलेगा बल्कि। लेकिन ये जो इस बार का जो इलेक्शन रहा है वो बिल्कुल अलग ही आयाम के साथ रहा है। इस बार की सभाएं बिल्कुल अलग रही हैं, इस बार के नारे जो रहे हैं बिल्कुल अलग रहे हैं। कोई विकास की बात नहीं की गई, कोई किसी तरीके की नौकरी, कोई अलग जुमले की बात नहीं रही। इस बार ये दिखाया कि बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो एक सेफ रहोगे। ये सारी कुछ चीजें एक ऐसा मैसेज दिया गया है जनता को कि एक ऐसा समय है, एकजुट हो जाओ, वरना आज आपके होने पे, आपके कहीं पे अस्तित्व पे खतरा है। और ये मुझे लगता है लोगों को समझ में आ भी रही है बातें, और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ये दोनों ही नारे, ये दोनों ही जुमले काफी ज्यादा लोगों को इकट्ठे करने के लिए मुझे लगता है काम आ गया है। बाकी इमोशनल भाषण इनका काफी मैंने बार बार सुना, शरद पवार जी का भी, तो ये भी काफी काम किया है। मुझे लग रहा है कि जो महाराष्ट्र की जनता है थोड़ी सी भोली भाली भी है, और जिनको जो समझ में आ गई तो आ गई चीजें, और वो उसी तरीके से एक तरफा लेके जा रहे हैं। अब देखिए पूरी तरह से जो जनादेश है वो एक तरफा है। इस बार आप कहीं बटते हुए नहीं दिख रहे हैं लोग, बहुत कम मार्जिन के साथ कुछ लोगों का है जो एक साइड। हालांकि तीन विचारधाराएं अलग अलग थी दीप्ति, तीन विचारधाराएं अलग अलग थी। एनसीपी की अलग विचारधारा थी, शिवसेना की अलग विचारधारा थी, बीजेपी की अलग विचारधारा थी, लेकिन विचारों का संगम हो गया और जीत का कुंभ बन गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज रहा है, क्योंकि जब तक लोगों का जनादेश बढ़ता रहा तब तक इस तरीके से क्लियर कभी जनादेश नहीं रहा, मिली जुली बात रही। लेकिन इस बार बहुत क्लियर रहा है, और इस बार दिखाई दे रहा है कि जनता को क्या चाहिए, और जनता किस तरीके से अपना रुझान दिखा रही है, या अपने बात बता रही है कि हमें क्या चाहिए और हम किस तरीके से इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और किस मैं रुकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर है, चलिए ले चलते सीधा। और देश न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अमित शाह ने शिंदे और अजीत पवार से बात की। देख लीजिए वो बात शुरू हो गई है। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से भी बात की, तो तीन लोगों से बात हो गई है। शाह ने तीनों नेताओं को दी जीत की बधाई। बड़ी खबर। जाहिर सी बात है कि ढोल ताशे बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, आइए उनको भी सुनते हैं। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ संजय राउत जो है वो बयान दे रहे थे, गड़बड़ है, वहां पे माइक ज्यादा थे और लोग कम थे। यहाँ पे माइक थोड़े कम जरूर दिखे, लेकिन लोग बहुत ज्यादा दिखे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है महायुति के पास। दीप्ति के पास वापस लौटते हैं। दीप्ति क्या कहें, बिल्कुल साफ फर्क नजर आ रहा था। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे बड़े इत्मीनान से मुतमईन अंदाज में बात कर रहे थे, पीछे हुजूम लोगों का था, और संजय राउत जब बात कर रहे थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन पीछे कुछ नहीं था।
बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार देखिए जनता ने भी बड़ी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया इस बार के चुनाव में। जो पिछली बार का चुनाव था उस समय लगभग साढ़े 61% के लोगों ने वोट दिया था। इस बार आप देखिए 50% से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, अपना मतदान किया जी। और वो अपना जनादेश देना चाहती है, क्लियर अपना अपना नेता चुनना चाहती है। अभी देखिए सीएम चेहरा को लेके भी होगी बातें अभी, क्योंकि जो ये हम्म। महाघटक है, ये जो महायुति है, इनमें 3 बड़े-बड़े महारथियों का इसमें समागम हुआ है, तो इसमें देखना ये है कि कौन अपना किस तरीके से सीएम पोजीशन के लिए दावा करता है। और यही वजह है कि अभी अमित शाह जी वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ लोगों से अपना मिलना और मीटिंग शुरू हो गई है उनकी। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें हम लोग, तो बीजेपी लगभग जो जितनी सीटों पे ये खड़ी हुई थी, 148 सीटें आई थिंक, जी। जिसपे जी। बीजेपी ने अपने किया है, लोगों को उम्मीदवार खड़ा खड़े किया किए थे। था, जी। और उसमें लगभग 122-23 पे बढ़त लिए चल रही है। तो जी। इसका जी। मतलब जी। है कि जो जनता का जो आदेश है वो दिख भी रहा है कि वो क्या चाहती है। बटोगे तो हाँ। कटोगे को हम्म। का नारा उनको समझ में आया है और शायद वो एकजुट होकर अब इस ऐसे समय को, ऐसे सिचुएशन को लड़ना चाहते हैं। अब वो समझते हैं कि ये देश हमारा है और हम इसमें किसी तरीके से कटना नहीं चाहते। ये यहाँ पे हमारी मौजूदगी को बिल्कुल स्ट्रांगली यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। दीप्ति जी, और इसको जिस थोड़ा सा तरीके से परिभाषित डिफाइन करने की जरूरत है कि हम उस नारे को किस तौर से ले रहे हैं। बटे तो कटेंगे किस अंदाज में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कह रही है, या यूं कहूं कि एनडीए अपने घटक दलों के लिए कह रहे हैं, या यूं कहें कि देश के हर एक नागरिक के लिए कह रहे हैं, क्या है ये? क्योंकि दूसरी पार्टियां मुझे इसको देखिए सांप्रदायिक देखिए चोला पहना देखिए रही हैं। देखिए, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जनता से जब कोई बात की जाती है, तो ये हम्म। जो संदेशा है वो जनता के लिए होता है कि हम्म। बटोगे तो कटोगे। यानी जी। आप एकजुट होकर ये सोचिए कि अभी हमने देश के विकास की बात नहीं करी, हमने ये युवाओं को नौकरी देने की बात नहीं करी, इस तरीके के किसी जुमले में हम नहीं फँसे, ना ही जी। हमने डेटा निकाला, ना ही हमने कोई ऐसी बात की, ना ही हमारा मैनिफेस्टो कुछ ऐसा कह रहा है। हम हाँ। एक ही क्लियर बात और ऐसा जनता को बताना चाहते हैं कि अब एक ऐसा समय आ गया है जब आपको ये समझने और सुनने सोचने की बात होगी कि आपका जो जनादेश होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। बटा हुआ होगा तो अब आपको कोई नहीं बचा सकता, ना तो आपका विकास हो सकता है, ना आपकी जिंदगी की रक्षा हो सकती है, ना ही आपके फर्दर फ्यूचर की कोई बात हो सकती है। तो मुझे ठीक है। लगता है ये जो बात हुई थी, ये जो संदेशा है वो जनता के लिए थी। अपने लोगों के लिए तो इनके लोग हैं, ये तो कहीं जाएंगे नहीं। जी। जी। बहुत स्ट्रांगली अपनी गुट को ये बांध कर रखते हैं। मुझे ऐसा नहीं ठीक है, लगता मुझे लग कि रहा इनको था कि अपने जैसे लोगों कि के बीच बात निकली तो शंका बहुत नहीं दूर होगी। तक जाएगी, तो बात ने बड़ा असर किया और बहुत दूर तक असर किया, और मुझे लगता है कि इस बात का असर बहुत देर तक रहने वाला है। आप दीदी बने रही मेरे साथ। तबरेज मेरे साथ मौजूद है, एनसीपी अजीत पवार गुट से हैं। क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में तो उल्लास है, खुशी है, पटाखे हैं, मिठाइयां हैं। दीप्ति को भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है, वो भी खुश नजर आ रही है कि कम से कम एक तरफ जा रहा है पूरा देश। तबरेज क्या कहेंगे? पहले तो ये जो बटो गए वाला नारा है ना, हर पार्टी हर बंदा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है। अच्छा। अगर देश में एकजुटता की बात कोई प्रधानमंत्री कह रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा सांप्रदायिक रंग पहनाया जाए कि भाई बटोगे कि कटोगे। ये मसला हमेशा रहा था कि हम एक देश में रह रहे हैं, जब तक हम एक हैं और हमारा विकास है, हम एक रहेंगे तो विकास होगा जी। तो इसमें कोई सांप्रदायिक वाली बात थी नहीं। लेकिन पार्टी अपने हिसाब से करती, क्योंकि बटे तो ये लोग हैं अलग अलग, 3 पार्टियां अलग है, फिर बटते हैं कि जी मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी, इनकी मुख्यमंत्री को कौन है। इससे पहले भी 3 दिन पहले की न्यूज़ थी कि जी कांग्रेस दावा पहले ही ठोक दिया अमोक कोल्ले साहब ने कि जी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और पवार साहब का नहीं। तो ये बटने कटने वाला वहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। हमने इतनी अच्छी योजनाएं करी, लाडली बहन योजना ने और कई ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर इतना काम किया महाराष्ट्र में कि उसका रिजल्ट आपके सामने है। रही बात मुख्यमंत्री, हमारा पहले भी कोई वो नहीं था। हम कह रहे हैं कि विधायक चुन के आएंगे, विधायक जिसे अपना नेता मानेगा हम उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, लेकिन झारखंड में वो नतीजे नजर क्यों नहीं आ रहे? मैं दीप्ति सवाल वही कह रहा हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक विचारधारा चली, एक लहर चली, सुनामी आई, रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े, 148 में से 122 तक पहुंच गए, लेकिन झारखंड कहीं ना कहीं बिल्कुल उससे आधी सीटों से पर भी नहीं है। लेकिन जो अब रुझान आ रहे हैं वो बिल्कुल 50-50 है। 55 पे आप ऊपर पहुंच गए झारखंड मुक्ति मोर्चा, और 29 पर है बीजेपी यानी एनडीए। वहां पर ये नारा काम क्यों नहीं कर पाया? वहां पे ये नीति काम क्यों नहीं कर पाई? वहां पे ये विकास की बयार क्यों नहीं बह पाई? वहां पे जनता को ये बात क्यों समझ नहीं आ पाई? या यूं कहे कि हेमंत सोरेन का जेल में जाना
उनके लिए अभयदान साबित हो गया? इमोशनल है जनता जो हमारी भारत की है ना, इमोशनल है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगी, आपसे लिबर्टी लूंगी कि हमें यहाँ पे झारखंड का थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए फाइनल रिजल्ट तक, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। अभी भी देखिए धीरे धीरे जैसे रुझान थे सुबह के, और अब धीरे धीरे जो स्केल अलग से दिखाई दे रहे हैं, अप हो रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। अभी भी कांटे का टक्कर है। दूसरी बात, मुझे जहां तक लग रहा है कि जो शीर्ष के आला जो इनके प्रचारक रहे हैं, वो कहीं झारखंड में उस तरीके से अपना प्रचार प्रसार नहीं करने गए। मुझे लगता है वो इग्नोर्ड एरिया रह गया, जहां तक मैं समझ पाती हूँ। महाराष्ट्र पे बहुत फोकस था, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत ज्यादा यहाँ पे सीटें थी। और अगर झारखंड की बात करें, बीजेपी तो 365 दिन चुनावी मूड पे रहती है और चुनावी मोड पे रहती है, तो आप ये नहीं कह सकते। एरिया वो तो एमसीडी का चुनाव भी बड़ी संजीदगी से लड़ते हैं, तो छोटा राज्य बड़ा राज्य नहीं, इस वक्त वो पूरे के पूरे देश में राज करना चाहते हैं और कोई भी पार्टी राज करना चाहती है। मैं रोकता हूं, एक नहीं, ट्वीट मैं है, एरिया आप को देखिए लेके जरा कह रही स्क्रीन हूँ पर, कि झारखंड देवेंद्र में फडणवीस ने कुछ कहा है, ये देखिए। बिल्कुल उस नारे को जो कि प्रधानमंत्री का है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा भूल गए थे, दोबारा से शुरू हो गया है, मोदी है तो मुमकिन है। ये दोनों नारे, एक नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, एक है तो सेफ है, और देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा से उस नारे को जिंदा कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये वो ट्वीट आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दीप्ति, क्या कहेंगे? मैं ये प्रधानमंत्री कहूंगी के कि नारे के इग्नोर साथ अपना बीजेपी का भी नारा, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए ना, झारखंड में जिस तरीके से शिरकत चाहिए थी, आला जो इनके प्रचारक हैं, वो हाँ। वहां कब नजर आए। इक्के दुक्के बार ही आप देखिए वहां पे इन्होंने अपना आम सभा किया, जनसभा किया। मोदी साहब खुद गए थे वहां पे, लेकिन इलेक्शन के तुरंत पहले जो कहते हैं ना, गरम तवा हो और जहां पे चोट मारे, वो ज्यादातर फोकस मुझे लगता है कि झारखंड से ज्यादा इनका महाराष्ट्र की तरफ रहा। मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनल मेरा अपना हो सकता है। लेकिन जी। मैं फिर भी ये मानती हूँ कि फाइनल रिजल्ट तक कुछ चीजें बदलेंगी, और हो सकता है कि जो भी कांटे की टक्कर तक दिख रहे हैं वो कहीं अप हो जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से क्लीन स्वाइप वाली बात नहीं हुई। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जनता इमोशनल है। जिस तरीके से वहां के सीएम को जेल में जो डाला गया, वो कहीं ना कहीं जो जनता है वहां की, जो आदिवासी है, जो वहां के मूल वहां जो मतदान करने वाले लोग हैं, वो हाँ। इमोशनली कहीं अटैच हो गए हैं वहां के पुराने सीएम और उनकी पार्टी के साथ। मुझे लग रहा है इस बात का झटका जरूर बीजेपी को तो यहाँ पे दीप्ति, इस बात ये का मान लग लिया रहा है। जाए कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होगा? दिल्ली की जनता में थोड़ी सी अलग बात है। दिल्ली की जनता थोड़ी सी ज्यादा समझदार कह सकते हैं, इमोशनल कम है। यहाँ पे जो रियल पिक्चर अब दिखाया जा रहा है, आप देखिए कि जिस जी। तरीके से आम आदमी से खास आदमी बन गए अरविंद केजरीवाल, इस बात का जो ऐसा हाँ। लग रहा है, लोग यहाँ पे खुद को ठगे हुए पाए माल रहे हैं कि हमें केजरीवाल ने चूना लगाया। हमें कहा अच्छा। आम आदमी है जी, हम वैगन आर पे चढ़ेंगे, हम बिल्कुल नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल स्वेटर, नॉर्मल तरीके से हम चलते थे, हवाई चप्पल और एक नॉर्मल चमड़े की चप्पल में चलते थे। अचानक से वो व्यक्ति बिल्कुल 5 सितारा होटल के स्टाइल में उनका घर है, उनके घर के कर्टन्स, और इतनी छोटी-छोटी बातें दिल्ली में इतना ज़्यादा फैली हुई है कि मुझे लगता है कि जो दिल्ली की बेसिक जनता है, उनको मालूम है कि कहीं न कहीं हम लोग केजरीवाल से ठगे गए हैं।